हाँ, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आज मैं आप सबके लिए बीएसटी की वीडियो लेकर आया हूं और आज हम लोग बीएसटी स्टडी करेंगे। और बीएसटी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए होती है बीएसटी में कि बीएसटी जो सब्जेक्ट है उसमें मार्केटिंग और बिजनेस में क्या होता है और केस स्टडी, पर्टिकुलर केस स्टडी एकदम बात नहीं करोगे आप लोग, कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले तो बीएसटी होता क्या है? बीएसटी का मतलब होता है मार्केटिंग। सारा मार्केटिंग मतलब लोगों को इंड्यूस करना कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। बिजनेस से जो भी रिलेटेड है, मार्केटिंग, डिस्काउंट, कस्टमर, ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, ये सब बीएसटी है, बिजनेस स्टडीज। शुरू करेंगे हम चैप्टर 4 से, जिसका नाम है बिजनेस सर्विस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर्विस क्या होता है। जब आप सैलून में जाके हेयर कट करवाते हो तो वो सर्विस है। जब आप मूवी में जाके थिएटर में जाके मूवी देखते हो वो एक सर्विस है। जब आप होटल में जाके खाना खाते हो वो एक सर्विस है। तो होटल में जो जाके खाना खा रहे हो, हॉस्पिटैलिटी सर्विस। मूवी जाके देख रहे हो थिएटर में, एंटरटेनमेंट सर्विस। एक लॉयर आपके लिए केस फाइट कर रहा है, जस्टिस सर्विस। एक टीचर आपको एजुकेशन दे रहा है, स्कूलिंग सर्विस। एक डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, मेडिकल सर्विस। बैंक वाले हमारा पैसा जमा कर रहे हैं, हमको अलग अलग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे अलग अलग सर्विस दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस। ये सब किस में आ जाएगा? सर्विस। तो ये होता है सर्विस। और सर्विस में दो लोग होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कृष्णा, एक बार फाइनल नंबर को तरीके से चुप करा के, और श्रुति को थोड़ा सा धीरे पड़ा और दरवाजा बंद कर देना। सबसे पहले नंबर 1, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देने वाला वो होना चाहिए नंबर 1। मेडिकल सर्विस कौन देगा? डॉक्टर। ट्रीटमेंट का सर्विस कौन देगा? डॉक्टर। एंटरटेनमेंट का सर्विस कौन देगा? मूवी, पार्क, अम्यूजमेंट पार्क जहां लोग घूमने जाते हैं, है ना, ओटीटी, ये सब हमें क्या देंगे? एंटरटेनमेंट सर्विस। होटल हमें और सैलून हमें क्या देगा? हॉस्पिटैलिटी सर्विस। पहला है सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अभी आपको टीचिंग सर्विस मिल रही है, प्रोवाइडर कौन है? टीचर। अगर एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ओटीटी। ओटीटी क्या है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये, या थिएटर, अम्यूजमेंट पार्क। मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर कौन है? डॉक्टर या हॉस्पिटल। आ रहा है, इधर ध्यान दो। हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर कौन है? होटल, रेस्टोरेंट्स। यस। नंबर 2, कस्टमर पार्टिसिपेशन। तुम कितना ही बढ़िया खाना बना लो होटल में, अगर कस्टमर खाने नहीं आएगा तो उसको कोई वैल्यू है? डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, स्किलफुल हो, कोई पेशेंट नहीं है, कोई वैल्यू है? टीचर कितना ही अच्छा हो, स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं है, कोई वैल्यू है? तो सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर पार्टिसिपेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस में। इसके बाद फीचर्स ऑफ सर्विस। नंबर 1, इंटेंजिबल। सर्विस दिखाई नहीं देता, एक्सपीरियंस किया जाता है। जब आप मूवी देख के आते हो, आप बोलते हो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप किसी होटल में खाना खाते हो, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो हम एक्सपीरियंस को क्या करते हैं? फील करते हैं। और दिखाई कौन देता है? सर्विस प्रोवाइडर। हॉस्पिटल दिखाई देगा, डॉक्टर दिखाई देगा, उसका ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस होगा। होटल दिखाई देगा, खाने का जो फ्लेवर है, जो डेलिकेसी है, वो एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो सर्विस क्या होता है? इंटेंजिबल। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, ये सर्विस नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। टीचिंग ये आप एक्सपीरियंस करोगे। सर्विस प्रोवाइडर यानी मैं दिखाई दूंगा, मेरी टीचिंग आप एक्सपीरियंस करोगे। तो सर्विस क्या होता है? इंटेंजिबल। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच्ड, बट यस इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। लैक ऑफ होमोजेनिटी। सर्विस हर जगह एक जैसा नहीं होता। हम कहीं गुपचुप खाए, वहां बड़ा अच्छा लगा, दूसरी जगह गए गए हमें वहां का गुपचुप अच्छा नहीं लगा। हम यहां से दिल्ली गए, एक बार एयर इंडिया की फ्लाइट में गए, एक बार विस्तारा में गए। हो सकता है गए वही दिल्ली में, और दोनों में हम बिजनेस क्लास में गए। हो सकता है किसी का बिजनेस क्लास का सर्विस बहुत अच्छा हो, किसी का उतना अच्छा ना हो। अब जैसे
आप निहारिका टॉकीज में जाके कोई मूवी देखो, सेम मूवी आप पीवीआर में देखो, फर्क होगा एक्सपीरियंस में, यस, और मूवी वही है लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होगा। तो एक्सपीरियंस और सर्विस इज नॉट होमोजीनियस, ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता। किसी होटल का खाना में अच्छा लगता है, किसी का खाना में उतना अच्छा नहीं लगता। समझ आ रहा है? सर्विस सर्विस कस्टमाइज्ड होता है, सर्विस इन सॉरी हेट्रोजीनियस होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। एक डॉक्टर के पास गए, वो भी डेंटिस्ट, दूसरा भी डेंटिस्ट, पर एक के पास हमें इलाज कराना अच्छा लगा, दूसरे के पास उतना अच्छा। कहीं जाते हैं, खाना बहुत बढ़िया देता है पर ऑर्डर लाने में बहुत लेट कर देता है, दूसरा खाना भी बढ़िया दे रहा है, ऑर्डर भी जल्दी ला रहा है। कहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ? जहां पे खाना भी अच्छा और ऑर्डर भी जल्दी। तो एक्सपीरियंस डिफरेंट होते रहते हैं, लेकिन गुड्स तो होमोजीनियस है। तुम बुक निहारिका से लो, टीपी नगर से लो, मुंबई से लो, दिल्ली से लो, अगर संदीप घर की बुक ले रहे हो तो हर जगह सेम रहेगा। तो गुड्स होमोजीनियस होता है पर सर्विस हेट्रोजीनियस। इन्वेंट्री लॉस, सर्विस का मेन फीचर है, इसका इन्वेंट्री आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर सर्विस तुरंत कंज्यूम नहीं हुआ, लॉस। मान लो मेरी एक दुकान है कॉस्मेटिक्स की, मैं वहां पे परफ्यूम, लिपस्टिक, डिओ ये सब बेच रहा हूं, ठीक है। आज नहीं बिका, कल नहीं बिका, एक हफ्ते बाद बिक गया, लेकिन बिक गया, नुकसान हुआ मुझे। लेकिन एक थिएटर ले लो, एक थिएटर में 100 सीट है, आज 80 लोग मूवी देखने आए, कल पूरे 100 लोग आए, आज जो 20 का नुकसान हुआ क्या वो कल भर पाएगा? यानी सर्विस आज अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो इट्स अ लॉस। आज एक होटल में बहुत बढ़िया खाना बना, लोग खाना खाने नहीं आए, वेस्ट हो गया ना। लेकिन कॉपी, किताब, ड्रेस आज नहीं बिका, कल बिक जाएगा, कल नहीं बिका, परसों बिक जाएगा, एक साल बाद बिक जाएगा, लॉस तो नहीं होगा। लेकिन सर्विस अगर उसी समय, एक डॉक्टर है, उसके यहाँ डेली कम से कम 50 पेशेंट आ सकते हैं, आज 20 पेशेंट है, कल पूरे हैं, लॉस हो गया ना। तो सर्विस अगर उसी समय कंज्यूम ना हो तो क्या हो जाएगा? लॉस। कस्टमर की क्वालिटी, हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूं, वहां पे अजीब लोग ज्यादा, उसका मतलब क्या है? वहां पे तुम्हारे क्वालिटी नहीं, क्वालिटी इसी को तो बोलते हैं, तुम्हारा सिटिंग एक्सपीरियंस, मूवी का एक्सपीरियंस। अब पीवीआर में जहां तुम देखोगे वहां पे लोगों का आना, वहां पे खाना, वहां पे हाइजीन, इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो वो डिफरेंट है, मूवी तो वही देख रही हो लेकिन उसको देखने का एक्सपीरियंस। अब बताओ, स्त्री 2 जब भी रिलीज हुई, जिसने हर जगह ब्रेक, सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दी, कुछ समय तो ओटीटी में आ जाएगा, घर में देख लो। लेकिन थिएटर में सबके बीच में वो सीटी बजाना, वो क्राउड का चिल्लाना, उसका एक्सपीरियंस और घर के एक्सपीरियंस में फर्क है। नॉन ट्रांसफरेबल, आप सर्विस को, काव्य इन लोगों को थोड़ा ट्रायल बैलेंस देख ले तो इन लोग को, हाँ बोलो। डेबिट एसेट, कैश क्या है? कैश, बैंक, डेटर, ये सब क्या है? एसेट। क्या होता है? डेबिट, सिंपल। हाँ, तो एग्जाम कैसा गया? अब देख लूंगा, मतलब 60 ऊपर है, 70 ऊपर? चल बढ़िया। जो जो टिक किया था उसमें से आया था? सारा कुछ सुनी, वो कुछ बोला अभी। नॉन ट्रांसफरेबल, सर्विस को बस सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते। एक टीचर से टीचिंग अलग नहीं हो सकता, एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट अलग नहीं हो सकता, एक मूवी से एंटरटेनमेंट अलग नहीं हो सकता। मींस सर्विस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। कस्टमर पार्टिसिपेशन, पहले ही बता चुका हूं, कस्टमर का पार्टिसिपेट करना जरूरी है। कस्टमर नहीं होगा, क्लाइंट नहीं होगा, क्लॉयर किसका केस लड़ेगा? स्टूडेंट होगा, टीचर किसको पढ़ाएगा? कस्टमर नहीं है, खाना किसको सर्व होगा? तो कस्टमर पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कस्टमर सर्विस किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी। द मोर इनहेंस्ड क्वालिटी यू गिव, द मोर वैल्यू योर सर्विस विल गेट। जितना अच्छा क्वालिटी तुम दोगे, तुमको उतना बढ़िया अपने सर्विस का वैल्यू मिलेगा। लेकिन तुमने क्वालिटी खराब कर दी सर्विस की, तो धीरे धीरे तुम्हारा रेट मार्केट में डिक्लाइन पे चला जाएगा। इनकम है क्रेडिट, और पेड होता तो एक्सपेंस डेबिट।
इनका कमीशन रिसीव्ड, खाली कमीशन है तो पेड में आएगा तो डेबिट। सर्विस और गुड्स में डिफरेंस, सर्विस इंटेंजिबल, गुड्स मोबाइल लैपटॉप ये सब क्या है, टेंजिबल, दिखाई देता है। सर्विस का इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको अपने पास कुछ अलग से स्टॉक रखने की जरूरत, पेशेंट नहीं आ रहे, डॉक्टर घर चला गया, आएंगे तो आ जाएगा। लेकिन दुकान में आपको एनी टाइम स्टॉक रखना पड़ेगा, मेंटेन करना, क्योंकि देखो पेशेंट आया आप तुरंत जाके इलाज कर दिए, लेकिन आपने दुकान में कोई माल नहीं रखा है, वो आया भैया रुक जाइए मेरे को माल मंगवाना पड़ेगा, तब तक रुकेगा। तो गुड्स का स्टॉक मेंटेन करना जरूरी है, पर सर्विस को मेंटेन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, सर्विस जो है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस, सबके लिए अलग अलग, लेकिन गुड्स क्या होता है, होमोजीनियस। अब तुम वोल्टास का एसी किसी भी दुकान से लो, प्रोडक्ट तो ही रहेगा, लेकिन जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, अब जैसे दुकानदार के बात करने का तरीका, मेंटेनेंस का, सर्विस, वो सब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो सेम रहेगा। सर्विस का स्टैंडर्ड मेंटेन करना मुश्किल है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, एक सर्विस जब दिया जाता है, व्हेनेवर अ सर्विस इज गिवन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। आप एक रेस्टोरेंट में खाना बना के सर्व कर रहे हो, ठीक है, कितने लोग खाना खाने आ रहे हैं, अब आपको खाने की क्वालिटी सबके लिए मेंटेन करनी है। आप बोल दिए सर आप पहले आ गए, आपको बढ़िया दे पाया, लेकिन आपके दोस्त लोग सबसे लास्ट में आए थे, उनको मैं खाना अच्छा नहीं खिला पाया, क्या वो सुनेगा ही? एक स्कूल में या टीचर अगर ये बोल दे आप पहले मैंने पूरी एनर्जी से पढ़ाया, आप बाद में आए मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज आपको मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा उतने अच्छे से, सुनेगा वो? तो सोचो एक डॉक्टर दिन में कितना सर्जरी करता है, तो उसको कितना क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो सर्विस का क्वालिटी मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। गुड्स क्या है, यह है दुकान में रख दो, आएगा बेचो, नहीं तो कभी मन करे तो ऐसे करो, फुस फुस अपने में मार लो। तो ये सर्विस इज एन एक्टिविटी, इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। गुड्स क्या है, इट्स अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है। सर्विस को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक डॉक्टर है, आज उसका मूड हुआ, आज थोड़ा मैं घर में जाम वाम छलकाता हूं, घर बना के बैठ गया मूड बना के, अब उसका सुंदर जैसा साला है, बोला जा जाके इलाज कर दे, क्या हुआ, पॉसिबल है? लॉयर का आज मूड नहीं है केस लड़ने का, वो बोलेगा अपने बेटे को जा तू मेरा केस लड़ ले, होगा क्या? लेकिन गुड्स में ऐसा हो सकता, दुकान में ओनर नहीं है, अपने नौकर को बिठा के ले यार तू माल बेच दे, कोई दिक्कत? तो गुड्स के ओनरशिप को ट्रांसफर किया जा सकता है, सर्विस को ट्रांसफर किया नहीं जा सकता। अब बिजनेस सर्विस क्या है, बिजनेस सर्विस वॉट एवर इज बीइंग डन फॉर मनी। लॉयर बिजनेस सर्विस, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं टीचिंग बिजनेस सर्विस। तो जो भी काम पैसे के लिए किए जाए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस में आ जाएगा, बिजनेस सर्विस। दूसरा सोशल सर्विस, सोशल सर्विस को कॉमर्स के लैंग्वेज में फिलेंथ्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सबसे बड़ा, क्या हो गया इधर ध्यान दो, भारत का सबसे बड़ा फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा, आज उनका समाज में इतना इज्जत क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज सोशल सर्विस। क्या है सोशल सर्विस? मान लो आपने अपने दुकान के बाहर एक पानी पीने का वो व्यवस्था करवा दिया, ब्लड डोनेशन कैंप करवा दिया, कुछ अनाथ बच्चों को जाके चॉकलेट या मिठाइयां बांट दी, है ना, किसी अनाथ आश्रम में जाके, गर्मी बहुत है, आपने 4-5 कूलर बंटवा दिए, क्या है ये? सोशल सर्विस। पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस का मतलब जो है अपने कंज्यूमर का डिमांड पूरा करना, कस्टमाइज्ड। जैसे रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, डॉक्टर है, मेडिकल सर्विस, स्कूल कॉलेज है, एजुकेशन सर्विस। क्या बोलेंगे इसको? पर्सनल। और पर्सनल क्यों? सबके अलग अलग है। तुम एक ही स्कूल में पढ़ते हो, किसी का साइंस का टीचिंग चाहिए, वो 11th-12 में साइंस लिया है, कोई बायो लिया है, तो कस्टमाइज्ड है कि नहीं? किसी को कॉमर्स का सर्विस चाहिए, किसी को बायो का। आप सैलून जा रहे हो, सैलून में सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कोई बीएड के लिए जा रहा है, कोई हेयर के लिए जा रहा है ना, कोई फेशियल के लिए जा रहा है, तो क्या है ये सब? कस्टमाइज। अब सबसे पहला है सेविंग अकाउंट। सबसे पहला क्या है? मिडिल क्लास फैमिली का सबसे फेमस अकाउंट। और याद रखें, बैंक उसी को बोल सकते हैं जो दो चीजें पूरी करती हो। कितनी चीजें? दो। पहला चीज कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, क्या एक्सेप्ट करे, और दूसरा लोन दे, मतलब लोगों को मनी लेंड करे।
मतलब बैंक दो चीजें करेगा, तो एलआईसी बैंक नहीं। क्यों? एलआईसी लेंड तो करता है, लोन तो देता है, पर पैसा एक्सेप्ट, डिपॉजिट एक्सेप्ट। आप बैंक में पैसा जमा भी करते हो, डिपॉजिट भी करते हो, और बैंक से लोन भी। तो 1949 में इसका लॉ बना था, इसके अकॉर्डिंग एनी इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी इज नोन एज बैंक। सबसे पहला क्या है? सेविंग अकाउंट, मिडिल क्लास का सबसे फेमस अकाउंट। इसके लिए बैंक आपको एक चेकबुक देता है। पासबुक और चेकबुक सेम नहीं होता। पासबुक क्या होता है? जिसमें आपके ट्रांजैक्शन डिटेल्स होते हैं, कितना पैसा निकाला, कितना पैसा गया, ये सब। और चेकबुक, जब आप सेविंग अकाउंट खोलते हैं बैंक से आपको क्या मिलता है? चेकबुक, जिसमें आप लोगों को चेक काट के दे सकते हो, आप पैसा विड्रॉ भी। जैसे अभी मैंने रिसेंटली 3 या 4 दिन पहले मुझे किसी को 3 लाख आरटीजीएस करना था, तो मुझे अपने चेकबुक से 3 लाख का अमाउंट करना पड़ा। और सेविंग अकाउंट में आपको बैंक में पैसा रखने पे कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। करंट अकाउंट, क्या ये हर किसी के लिए होता है? करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। जिसके सेविंग अकाउंट में लिमिट होता है कि आप एक महीने में इतने बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। करंट अकाउंट में कोई लिमिट। एक बिजनेसमैन को कभी सप्लायर को पैसा देना, कभी अपने वर्कर्स को पैसा देना है, कभी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, दुनिया भर का पेमेंट है। तो क्या सेविंग अकाउंट पॉसिबल है सारा ट्रांजैक्शन हो जाए? उसमें तो लिमिटेड है। करंट अकाउंट में देयर इज नो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, और बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, बल्कि आपको बैंक को सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। उसमें एक फैसिलिटी होती है, ओवरड्राफ्ट। जितना पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है, आप उसका एक्सेस विड्रॉ, 40 जमा है आपका बैंक में, आपने 90,000 निकाले, कितना एक्सेस निकाला? 50। क्या कहलाएगा ये? ओवरड्राफ्ट। और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ किसमें अवेलेबल है? करेंट अकाउंट। रिकरिंग अकाउंट, ये किसके लिए होता है? ये उन लोगों के लिए होता है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो समाज के पिछड़े हुए लोग होते हैं, जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल या रिच नहीं होते। जैसे मान लो डेली का 100 रुपए डिसाइड कर दे, हर दिन कितना रुपए जमा करेंगे? 100 रुपए, और फिर उनको कुछ पैसा मैच्योर होने पे मिल जाएगा। समझ गए? महीना भी हो सकता है, हर महीने 200 रुपए कर दिए, हर महीने 5,000 कर दिए। सेविंग में क्या होता है? कभी 10 जमा कर दिए, कभी 1,000 जमा कर दिए, कभी 4,000। लेकिन रिकरिंग में आपको फिक्स करना पड़ेगा 2,000, यानी हर महीने 2,000। और रिकरिंग का इंटरेस्ट फिक्स से ज्यादा होता है, फिक्स से सॉरी सेविंग से ज्यादा होता है। सेविंग में इंटरेस्ट कम क्यों होता है? बिकॉज उसमें आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं, कभी जमा कर रहे हो, कभी नहीं कर, कभी एकदम ज्यादा कर रहे हो, तो कभी एकदम। बैंक श्योर नहीं है, लेकिन रिकरिंग में बैंक को पता है कि मेरे को हर महीने इतना पैसा मिलेगा, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। और एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आजकल एफडी का क्रेज थोड़ा सा कम हो गया है। आजकल लोग शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा ज्यादा डालते हैं, वरना एक समय एफडी का इंटरेस्ट जो लोगों में क्रेज था वो सबसे ज्यादा। 10 साल के लिए एफडी करा ली। मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि 12th के बाद बच्चे जनरली अच्छे कॉलेज में पढ़ने बाहर जाते हैं, उसके लिए क्या करवा लिया जाता है? एफडी। उसमें आप एक अमाउंट जमा कर देते हैं और आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट। इनफैक्ट एफडी का इंटरेस्ट सबसे, सारा खेल टाइम का है। जितना ज्यादा टाइम तुम किससे उधार ले रहे हो, 2 महीने के लिए और 1 से 2 साल के लिए, ज्यादा इंटरेस्ट कौन कमाएगा? 2 साल बाद। सब किसका खेल है? समय का। मोर टाइम मोर इंटरेस्ट, लेस टाइम। सबसे ज्यादा टाइम किसमें होता है? एफडी में। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी किसमें मिलता है? एफडी में। और मल्टीपल ऑप्शन, आप खोलते सेविंग हो, लेकिन आपका अमाउंट अगर एक्सीड हो गया तो आपका वो क्या बन जाता है? मेरे साथ जस्ट ये हुआ है। सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होता है, लेकिन अभी रिसेंट में मेरे बैंक में बहुत ज्यादा कैश जमा हो गया है, जिस वजह से मेरा सेविंग किसमें कन्वर्ट हो गया है? एफडी, फिक्स डिपॉजिट। क्या कहेंगे इसको? मल्टीपल। करंट अकाउंट में भी मैं इसमें कर सकता हूं, मतलब आपको ट्रांजैक्शन मिलेगा करंट का और आपको इंटरेस्ट मिलेगा एफडी का। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होता है, अगर उससे ज्यादा पैसा आपने रख दिया तो बैंक को इस बात का विश्वास हो जाता है कि आप एक तगड़ी पार्टी। बिकॉज करंट अकाउंट खोलना थोड़ा सा मुश्किल है, आसानी से बैंक किसी का करंट अकाउंट ओपन नहीं करता। सेविंग तुरंत खोल देगा, लेकिन करंट तुरंत नहीं खोलेगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेगा, आपका ट्रांजैक्शन देखेगा। ठीक है, करंट अकाउंट में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो फिर वो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? करंट। मतलब आपका कोई लिमिट अप नहीं होगा, जितना चाहो उतना ट्रांजैक्शन करो, और आपको इंटरेस्ट भी किसका मिलेगा? एफडी का।
समझ गए? आप चाहो तो 2 in 1 अकाउंट मेंटेन करो, सेविंग प्लस करेंट, ताकि आपको इंटरेस्ट भी सेविंग का मिले और आपके ट्रांजैक्शन में कोई लिमिट भी ना हो। इसके बाद बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? इट इज अ चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट फंड डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट ऑफ अनदर बैंक, ऑथोराइज द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट। पहले होता था बहुत, फोन पे जीपे आने से पहले जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे वो लोग डीडी भेजते, सुने होंगे डिमांड ड्राफ्ट, और किसके नाम पे भेजते थे? जहां पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मेरे को भेजना है पीएनबी, मेरा खाता कहां पे है? एसबीआई में, तो एसबीआई में मैं उतना अमाउंट जमा कर दूंगा और फिर एसबीआई मेरी तरफ से पीएनबी को पेमेंट करेगा। क्यों? कॉलेज का, मेरा भाई या मेरी बहन मान लो कॉलेज में पढ़ रही, कॉलेज का अकाउंट कहां पर है? पीएनबी में, तो मेरे बैंक से किसको पेमेंट हो जाएगा? पीएनबी को। क्यों? बिकॉज जिस कॉलेज को मैं पेमेंट कर रहा हूं उसका अकाउंट कहां पर है? पीएनबी में। लेकिन आजकल ये इररिलेवेंट हो गया, बिकॉज आजकल फोन पे जीपे से तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट, आजकल कॉलेजेस भी क्या भेजते हैं? स्कैनर। तो आजकल बैंक ड्राफ्ट लगभग ना के बराबर यूज होता है, और बैंक इसके बदले कुछ कमीशन भी चार्ज करता है। और एमसीक्यू में आ सकता है, कभी डिसऑनर नहीं होगा, चेक बाउंस हो सकता है, ड्राफ्ट कभी बाउंस। कैसे? मैं समझाता हूं। मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मैंने 5 लाख का चेक काट दिया किसी के नाम पे, मैंने उससे सामान लिया, 5 लाख का चेक काट दिया, उसने उस चेक को इनकैश कराने के लिए अपने बैंक में डाला, चेक बाउंस। क्यों? मेरे पास पैसा ही नहीं है। समझ गए? लेकिन ड्राफ्ट कभी बाउंस नहीं होगा। क्यों? पहले बैंक मेरे से पेमेंट लेगा तब मेरा डीडी बनाएगा। जैसे मान लो मेरे को मेरे बहन को कॉलेज का फीस पेमेंट करना है 40,000 रुपए, तो पहले मैं अपने बैंक में 40,000 डालूंगा तब वो मेरे को डीडी देगा। तो क्या कभी ये बाउंस होगा? इसका मतलब डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट कभी बाउंस, बिकॉज इसमें बैंक पहले पेमेंट लेता है और फिर पेमेंट करता है, डीडी इशू। बैंकर चेक, ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया। पहले लोग कैश कैरी करते थे, मैंने बताया था, जब हम लोग छोटे थे कहीं घूमने जाते थे तो जिस बैग में हम लोग तो सो जाते थे, लेकिन पापा लोग रात भर जागते थे, बार बार उठ के देखते थे, और जिसमें कैश होता था उसको अपने सिरहाने रख के सोते थे। उसके बाद एटीएम कार्ड का जमाना है और अब फोन का, तो फोन पे के आने के बाद कैश भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, एटीएम कार्ड भी कैरी करने की जरूरत। लेकिन ये बैंकर चेक क्या था? मान लो मेरे को गोवा घूमने जाना है, अब पता चला एटीएम कार्ड घूम जाए, कैश कैरी करो चोरी हो जाए, तो मैं क्या किया? एसबीआई गया, पूरा 1 लाख रुपए उसको दे दिया, मेरे को चेक दे दे भाई तू, और मेरे को चेक दे दिया। मैं गोवा पहुंचा, गोवा में एसबीआई का ब्रांच गया, जमा किया, मेरे को मेरा कैश, तो रास्ते में मेरे को उतना बड़ा कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल ये इररिलेवेंट हो गया, अब ये बिल्कुल समझ लो ना के बराबर। ओवरड्राफ्ट क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको। कैश क्रेडिट, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, आपने उसको गिरवी रखा, मॉर्गेज किया, तो आपको लोन मिलेगा। क्या बोलेंगे उसको? कैश क्रेडिट। मान लो मेरे पास एप्पल कंपनी का शेयर है 50,000, मैंने क्या किया? गिरवी रखा और मेरे को क्या मिल गया? लोन। लेकिन तुमको क्या लगता है 50,000 का शेयर गिरवी रख के मेरे को पूरा 50,000 का लोन मिलेगा? मेरे को लोन हमेशा उससे कम मिलेगा, ताकि अगर मैं देश छोड़ के भाग गया, फरार हो गया, डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक उसको ऑक्शन करके, नीलाम करके अपना कर्जा वसूल लेगा। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? कैश क्रेडिट। और तुम्हारे बुक में दिया नहीं, पर तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, जितने का डिफरेंस का आपको लोन मिलेगा उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। मान लो मैंने बैंक को कितना गिरवी रखा? 50,000, मेरे को लोन दिया गया 30,000। कितना लोन दिया गया? कितना लोन नहीं मिला मुझे? 20। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है ये? मतलब गिरवी रखा मैंने कोलैटरल 50,000, लोन मेरे को कितना मिला? 30। क्या कहेंगे इस डिफरेंस को? मार्जिन रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म लोन, सबसे फेमस कार लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, मैरिज लोन, बिजनेस लोन, फार्मिंग लोन। और उसके बाद आप एक टाइम ले लेते हो और हर महीने क्या पटाते हो? ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म ये भी नहीं पता आप लोगों को? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। कॉमर्स के स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, कितना नॉलेज तुम लोगों को देता हूं मैं हर दिन, उसके बाद भी कुछ पूछो तो बता नहीं पाते हो। अब बस टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग, लेकिन पूछो तो बता नहीं पाते। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं, एनईएफटी आरटीजीएस, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले ए डेबिट कार्ड
डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, उसमें छोटा सा एक मैग्नेटिक चिप होता है जिसमें पूरा डिटेल लिखा होता है, किसका? कस्टमर का, जिसका एटीएम कार्ड है। आप 24/7 कैश विड्रॉ कर सकते हो और किसी को पेमेंट भी कर सकते हो, अपना मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो कि आपके बैंक में कितना पैसा अभी है। लेकिन आजकल एटीएम कोई जाता है? फोन पे में सब आ गया है, आप अकाउंट सब कुछ देख सकते हो। वरना सोचो कितना ड्रास्टिकली चेंज हो गई है दुनिया। एक समय त्योहारों के समय एटीएम में लंबी लंबी भीड़ें लगती थी, कितना क्राउड होता था। आजकल कोई एटीएम जाता ही नहीं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहूं, घी के दिए जलाना। आज खरीदो आप, लेकिन पेमेंट आप नहीं करोगे, आपकी तरफ से कौन करेगा? बैंक। आप बैंक को पेमेंट करोगे 4-5 महीने। एक्चुअली बैंकों का ये ट्रैप होता है। अब होगा क्या, 50,000 का आपने शॉपिंग किया, पेमेंट बैंक ने कर दिया, आप 4 महीने बाद बैंक को 55 दे रहे हो। अरे यार क्या होता है, 5,000 दे दिए। आप जैसे करोड़ों लोग हैं, बैंक कितना कमा रहा है, समझ रहे हैं? तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मेरे को कितना ऑफर आता है क्रेडिट कार्ड का, पर मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि मेरे को पता है इट्स अ ट्रैप। आपके पास पता, आपको पता आपको पेमेंट आज नहीं करना। अगर मान लो आपका दोस्त आपको उधार दे, ठीक है, दोस्त आपको बोला मेरे को 3 दिन में वापस कर देना, आप थोड़े टेंशन में रहोगे। आपका दोस्त बोला 3 साल बाद वापस करना, या 3 महीने बोल दिया, उड़ा दोगे ना उसको? 3 महीने देख लेंगे, कहीं ना कहीं से हो जाए। क्रेडिट कार्ड भी यही खेलता है। आपको पता है पेमेंट आपके जेब से कटेगा नहीं, आपको बैंक को देना 6-7 महीने बाद। क्या टेंशन, हो जाएगा। भले आपको पता है बहुत मुश्किल होगी, आप ले लीजिए, बैंक यही तो चाहता है। तो क्रेडिट कार्ड में पेमेंट खरीदा शॉपिंग आप करोगे, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? बैंक। और एक लिमिटेड टाइम के बाद आप बैंक को पेमेंट करोगे और बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट भी, जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इंटरेस्ट। लेकिन क्रेडिट कार्ड की एक खास बात भी होती है कि क्रेडिट कार्ड लेने से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और एयरपोर्ट अगर आप जाओगे, एयरपोर्ट में एक लाउंज होता है, बिजनेस लाउंज, उसका एक्सेस मिलता है। अगर आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो आप जब भी एयरपोर्ट जाओगे, आप लाउंज में जाके वेट कर सकते हो। लाउंज में 5 स्टार होटल का खाना, ड्रिंक्स, शराब बिल्कुल फ्री। तो ये सब कुछ फायदे भी उसमें होते हैं। एनईएफटी, एनईएफटी क्या होता है? आपको डायरेक्टली किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है, उसे क्या कहते हैं? एनईएफटी। और एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आप 2 रुपए भी कर सकते हो, 200 रुपए भी कर सकते हो, 2,000 भी, कोई एनईएफटी में लिमिट। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, समझ गए? और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें मिनिमम अमाउंट 2 लाख है। 2 लाख से कम का आरटीजीएस, 2 लाख से कम होगा बोलेगा एनईएफटी कर लो। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 लाख। मैं अभी किया था, तो 2 लाख से 3 लाख तक का जो चार्ज है स्टेट बैंक का, वो है 15 रुपए। 2 लाख से 5 लाख तक का, 3 लाख से 5 लाख तक है तो उसका 23 रुपए। तो जो चार्ज है ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ। मतलब अगर आप आरटीजीएस करते हो तो बैंक बदले में आपसे कुछ पैसा लेता है, क्या कहते हैं उसको? आरटीजीएस चार्ज। और ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये इररिवोकेबल है, एक बार पैसा ट्रांसफर हो गया दोबारा आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आरटीजीएस में पैसा भेजना है, 11 डिजिट का आईएफएससी कोड। कोई बता सकता है मुझे आईएफएससी कोड क्या होता है? इंटरफेस सरफेस कोड। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग करनी है तो आपको हर बैंक से आईएफएससी कोड मिलता है। जैसे स्टेट बैंक का 11 डिजिट का होता है आईएफएससी कोड, और बिना आईएफएससी कोड के आप ऑनलाइन बैंकिंग नहीं कर सकते। हाँ पूरा बता दिया। आरबीआई कंट्रोल करता है कोर बैंक। एटीएम, एटीएम क्या होता है? तुम बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? तुम लोगों को मैं अकाउंट्स बनाने बोल, क्या? अगर टोटल नहीं आ रहा सेम, तो जिधर कम है उधर क्या बोला था? सस्पेंस अकाउंट खोल देना। और देख कुछ कैलकुलेशन गलत किया। हाँ, एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जहां पे लोग कैश क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, और कैश जमा भी होता है, और मिनी स्टेटमेंट भी निकलते हैं। आजकल जरूरत ही नहीं है, आपके पास फोन है, स्टेट बैंक का योनो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी है ना, हर बैंक का ऑनलाइन ऐप है, तो आपको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरह से कहूं, एटीएम आजकल आउटडेटेड हो चुका है। और डिजिटल कैश या ई कैश किसको बोलते हैं? आप सभी जानते हैं, फोन पे,
जी पे, पेटीएम, ये सब क्या है? डिजिटल कैश। ई बैंकिंग का कस्टमर को क्या फायदा मिलता है? नंबर वन, डिजिटल पेमेंट। आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं, सारा काम क्या होगा? ऑनलाइन और डिजिटल। और एवरी ट्रांजैक्शन यू कैन हैव एन एक्सेस। आपको पता करना है कि आपने एक महीने पहले दोपहर को 2 बजे किसको ट्रांजैक्शन किया था, फोन पे में जाइए, हिस्ट्री फिल्टर कीजिए, तुरंत वो आ जाएगा। 24/7। आप रात को ही पेमेंट कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। जैसे बैंकों में एक लिमिट है कि 10 से 4, इसमें कोई लिमिट। आप जब चाहो कैश जमा कर सकते हो, जब चाहो किसी को पेमेंट कर सकते हो। कन्वीनियंस, और बहुत कन्वीनियंट हो गया, कस्टमर की लाइन लगने का झंझट खत्म, है ना। हैसल्स खत्म हो गए जो बैंकों में पहले होते थे। डिसिप्लिन, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहोगे कि आपके पास सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आएगा। आप देखोगे आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसको क्या करोगे? कंट्रोल कर लोगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आपको बैंकों की चार दीवारी की जरूरत नहीं है। आपको एफडी कराना है, आपको करंट अकाउंट खोलना, पहले बैंकों में जाओ, एप्लीकेशन दो। आजकल सारा काम क्या हो गया? ऑनलाइन। तो बैंकों में जाके लाइन में लगना, क्यूज में लगना, वो सब हैसल खत्म। और रिस्क कम है, कैश चोरी होने का डर है ना। बैंकों को क्या फायदे? तो हमने क्या देखा, कस्टमर को क्या फायदा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जिस बैंक का आज के डेट में ई सर्विस, डिजिटल सर्विस अच्छा है, उसको ज्यादा कस्टमर। आज मान लो कोई दुकान है, उसके पास स्कैनर नहीं है, मतलब मैं कैश में काम करूंगा। एक दूसरा दुकान है जिसके पास कैश का भी सुविधा, ऑनलाइन का भी सुविधा है, किसका दुकान ज्यादा चलेगा? अनलिमिटेड नेटवर्क, बैंकों के पास अनलिमिटेड नेटवर्क, ऑनलाइन कहीं से भी खाता खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रांचेस का लोड कम। पहले त्योहारों के समय फेस्टिवल, अभी पता ना भारत में फेस्टिव सीजन आ रहा है, अब लगातार फेस्टिवल चलेंगे। तो अभी बैंकों के ऊपर लोड कितना होता था, लोग पैसा निकालने जाते थे, है ना। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो बैंकों के ऊपर भी लोड, ये वर्कलोड कम हो गया। इंश्योरेंस सर्विस, जो इंश्योरेंस करती है कंपनी, क्या बोलते हैं उसको? इंश्योरर। और जिसका इंश्योरेंस होता है वो क्या कहलाएगा? इंश्योर्ड। जैसे LIC इंश्योरर है, हम सबका इंश्योरेंस करता है, हम लोग उससे इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम लोग कौन है? इंश्योर्ड। ठीक है। और इट रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ पॉलिसी ऑन द काइंड ऑफ लॉसेस कवर्ड। लॉस होगा तो आपको पैसा मिलेगा। फायर इंश्योरेंस है, आग लगा, नुकसान हुआ तो आपको क्लेम, आग नहीं लगा तो आपको आपका क्लेम। मतलब जिसके लिए आपने इंश्योरेंस करवाया है, अगर वो इवेंट हुआ तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहीं पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इंश्योरेंस और एश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअल में एश्योरेंस होता है। या तो आप अगर मर गए, आपके परिवार को पैसा मिल जाएगा, और आप जी गए, आप नहीं मरे, तो पॉलिसी मैच्योर होने पे आप ही को पैसा, मतलब पैसा मिलेगा ही। पैसा जो पहले हो जाए, अगर आपकी डेथ पहले हो गई पॉलिसी खत्म होने से, तो पैसा मिलेगा आपको। और अगर मैच्योर हो गए तो उस समय मिलेगा, और आपकी डेथ हो गई तो आपके परिवार को मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा ही। तो एश्योरेंस है, क्या है ये? उसको भले हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, पर वो होता क्या है? एश्योरेंस। जबकि जो फायर इंश्योरेंस है, वो तभी आपको क्लेम देगा अगर आग लग के आपकी दुकान राख, अगर नहीं जला तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा। समझ आया? अब प्रिंसिपल्स, सबसे इंपॉर्टेंट इस लेसन का, जो 7 प्रिंसिपल्स है इंश्योरेंस के। नंबर 1, अटमोस्ट गुड फेथ। एक इंश्योरर और इंश्योर्ड, कृष्णा थोड़ा पानी पिला दो। एक इंश्योरर और इंश्योर्ड को कभी एक दूसरे से कुछ कंसील नहीं करना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए। एक फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम का जेनेटिक्स रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय उन लोगों ने बात हाइड कर ली, छुपा ली। बाद में उस परिवार के एक आदमी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, कंपनी क्लेम देना कैंसिल कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसने इस बात को हाइड कर ली। समझ आया मैंने क्या बोला? तो कुछ भी आपको हाइड नहीं करना, वरना जो इंश्योरर है वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगा। क्या बोलेंगे इसको? अटमोस्ट गुड फेथ, कुछ भी छुपाना नहीं, क्योंकि वो आप पे भरोसा कर रहे। नंबर 2, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। You can take only the insurance of those persons whom by whom
यू आर लीगली कनेक्टेड और बाय ब्लड रिलेशन, लाइक आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपकी मम्मी, आपके पापा। पत्नी और बच्चे क्या, इन लॉ। पत्नी आपकी लॉफुल है, वो आपकी ब्लड रिलेशन नहीं है। पत्नी आपकी क्या है, इन लॉ। ससुर जी क्या है, इन लॉ, फादर इन लॉ। इनका आप ले सकते हो, लेकिन आप बोले मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पापा का इंश्योरेंस कराऊंगा, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंश्योरेंस करवाऊंगी, ये नहीं हो सकता। बिकॉज ना लीगली ना बाय ब्लड आप उससे जुड़े हो। समझ गए। और एक बात, क्या मैं इस जगह का ओनर नहीं हूं, बट मैं यहाँ का इंश्योरेंस ले सकता हूं। क्यों, मेरा लाइवलीहुड यहां से चल, तो मैं जगह क्या हूं, प्रोफेशनल स्टेक होल्डर। गोडाउन मेरा नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं, पर उस गोडाउन में मेरे दुकान में करोड़ों का माल रखा है, तो क्या मैं गोडाउन का इंश्योरेंस ले सकता हूं? यस, बिकॉज मैं उसका प्रोफेशनल स्टेक होल्डर हूं। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। कृष्ण एक बार मुस्कान को फोन कर, बोल 2:30 बज रहे हैं, बच्चे आना शुरू हो गए। इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बात मत करो। इंश्योरेंस टेक्स यू बैक टू द प्लेस वेयर यू वर बिफोर द इंसिडेंट। मेरी जूते की दुकान, मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया। फायर इंश्योरेंस 20 लाख का मैंने करवाया। मेरे को फायर लगने से तुम लोग को बढ़ाना है कि घर जाना, छोड़ दे, मैं देख लूंगा। अगला 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों बना लिए, बनाओ पूरा टोटल, मैं देख लूंगा, टाइम पास मत करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मेरे को नुकसान हो गया 5 लाख का, तो अगर कंपनी ने मेरे को 20 लाख दे दिया, मेरे को तो 15 लाख का फायदा हो गया। बिकॉज इंश्योरेंस कितने का है, मेरे को इंश्योरेंस 20 लाख का है, पर मेरे को लॉस कितना हुआ है, तो मेरे को अगर 20 मिल गया, मेरे को तो 15 का फायदा हो गया। पर इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने का बिजनेस, तो मुझे कितना मिलेगा, 5 लाख ही। और अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया है 2 लाख का, मेरे को नुकसान हो गया 40 लाख का, तो अब मेरे को 40 लाख नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 लाख ही। तो इंश्योरेंस कंपनी डबल गेम नहीं खेल रही। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अगला, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्या होता है ये, आपने 2 जगह से इंश्योरेंस कराया, एक जगह से 10,000 का, एक जगह से 20,000। ठीक है, आपको लॉस हुआ है 20,000 का, आपको क्या दोनों 20-20 हजार देंगे? आपको वो जो 20,000 मिलेगा वो दोनों कंबाइन करके देंगे। किस रेशियो में, 1:2। अब लगे सर ये कहां से आया, आपने पहली कंपनी से कितने का इंश्योरेंस करवाया था, 10,000, दूसरे से 20,000, 0 0 कैंसिल करो, 1:2। तो पहला वाला कितना देगा, 1/3 इंटू 20,000। दूसरा वाला कितना देगा, 2/3 इंटू 20,000। तो पहला वाला देगा 3,333, दूसरा वाला देगा 16,667। समझ आया। मैंने दोनों जगह से इंश्योरेंस करवाया है, तो दोनों मुझे कैसे क्लेम देंगे, जिससे मैंने ज्यादा इंश्योरेंस करवाया वो ज्यादा पैसा देगा, जिससे कम करवाया वो, लेकिन दोनों 20-20 नहीं देंगे, फिर तो मैं प्रॉफिट में हो जाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगला, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्या होता है सब्रोगेशन, एक बार, इधर ध्यान दो ऋषिक, एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, तो आपका जो भी टूटा फूटा जला सामान है उसका मालिक कौन हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी। मींस आफ्टर पेमेंट ऑफ द क्लेम, whatever the goods may it be destroyed, may it be spoiled, the insurance company becomes the owner. क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। According to this principle, the insurance that you have taken, your loss should be based on that. If your loss is not based on the insurance policy that you have taken, then you will not get your claim. अब मैंने टिकट लिया है पुष्पा राज मूवी का, पुष्पा 2, और मैं चला गया KGF 3 देखने, मेरे को घुसने देगा वो? टिकट मेरे पास किसका है, पुष्पा का। तो सेम उसी तरह मैंने इंश्योरेंस लिया फायर का, अर्थक्वेक आया, दुकान मेरी खत्म हो गई, मेरे को 1 रुपए भी, हाँ लेकिन अर्थक्वेक आने पे शॉर्ट सर्किट हुआ, मेरी दुकान में आग लग गई, तब मेरे को पैसा, लेकिन अर्थक्वेक आने पे मेरी दुकान टूट गई, मेरे को 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, बिकॉज मेरा इंश्योरेंस किसका था, फायर। समझ गए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब
ट्राई टू रिड्यूस योर लॉस एज मच एज। मैंने इंश्योरेंस ले लिया फायर का, आग लग गई है, मैं वहां पे बगल में चेयर में बैठ के गाना सुन रहा हूं, ये गलत है। जितना सामान बचा सकते हो बचा लो। मीन्स इवन इफ यू हैव इंश्योरेंस, डू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वॉट एवर थिंग्स यू कैन प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड। लॉस को जितना कम कर सको कर लो। क्या कहेंगे इसको? मिटिगेशन ऑफ लॉस। इंश्योरेंस आदमी दो वजहों से लेता है, टू रीजंस। डाइंग टू अर्ली, अगर डेथ हो गया उसका अनसर्टेन, डेथ तो सर्टेन है, होगा ही एक न एक दिन, लेकिन कब होगा ये अनसर्टेन है। अगर उसकी डेथ पहले हो गई तो परिवार का ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए वो इंश्योरेंस लेता है, ताकि उसके एब्सेंस में उसके परिवार को किसी चीज की कमी। और डाइंग टू लेट, अगर बहुत जी लिया तो ओल्ड एज में, बुढ़ापे में उसको एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिले, उसे किसको देखना ना, मतलब उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना, इधर उसे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ना पड़े। और इंश्योरेंस में क्या होता है, जब पॉलिसी लिया जाता है इंश्योरेंस का, तो उसको एक प्रीमियम देना पड़ता है। अपने घरों में भी सुने होंगे, इस महीने इंश्योरेंस का प्रीमियम देना। प्रीमियम मंथली हो सकता है, क्वार्टरली 3 महीने में, हाफ ईयरली 6 महीने में, या एनुअली साल में एक बार। और इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप टाइम से नहीं भरोगे, पॉलिसी लैप्स हो जाती, नहीं कैंसिल हो जाती है। और जब पॉलिसी एक्सपायर हो गया तो आपको आपका क्लेम मिल जाएगा। और अगर पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो पैसा उसके परिवार को मिलेगा जिसको उसने नॉमिनी बनाया हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है? गुड फेथ, कुछ भी हाइड नहीं करना है। और पॉलिसी लेते समय जिसकी पॉलिसी है उसका प्रेजेंट होना कंपलसरी। हाँ, मैच्योरिटी के समय उसका प्रेजेंट होना कंपलसरी। उसने जिसको नॉमिनी बनाया वो भी पैसा ले सकता है, और उसकी डेथ हो गई तो जिसको उसने नॉमिनी बनाया वो भी पैसा ले सकता है। लेकिन पॉलिसी लेते समय उसका वहां प्रेजेंट होना कंपलसरी है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। आप पहले से कैसे अंदाजा लगा लोगे कि अगर वो जीता कितना बड़ा आदमी बनता? फ्यूचर में कोई अंदाजा लगा सकता है? हो सकता है अगर वो जीता बहुत बड़ा आदमी बनता, नहीं भी बनता। तो इसीलिए इंडेमनिटी इस पे अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज किसी के हेल्थ का और किसी के लाइफ का पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा कि आपको इतना इतना प्रीमियम देना है, लेकिन कितना वो कमा सकता था इसका पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए इंश्योरेंस में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं होता। बिकॉज इंडेमनिटी क्या होता है? इंश्योरेंस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। मुस्कान, ये वत्सल भी आया ना इंग्लिश पढ़ने, ये देखो बैठा है, उसको 2:30 बजे ही बुलाया हूं मैं। इसके बाद फायर इंश्योरेंस, नाम से ही समझ जाओ, फायर इंश्योरेंस ये आदमी जब लेता है, किसके लिए लेता है? एक स्पेसिफिक पीरियड, 3 साल 4 साल 5 साल। अगर मेरी दुकान में आग लग गई, कुछ हो गया, तो उसका मैं प्रीमियम तो भरूंगा और नुकसान हो मुझे क्लेम मिलेगा, लेकिन बताओ प्रीमियम वापस नहीं होगा। मान लो गोडाउन का 5 साल का इंश्योरेंस लिया है, कितने साल का? फायर इंश्योरेंस, हर साल 5,000 रुपए, 5 साल में कितना बटा दिया? 25,000। कोई आग नहीं लगा, क्या लगता है 25,000 उसको वापस मिलेगा? वो किसकी कमाई हो गई? इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, आग लग जाता तो उसको पैसा, मतलब फायर इंश्योरेंस अगर इवेंट हुआ तो ही पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और आग लग गया तो 70-80 लाख का माल जल गया तो 5 साल में उसने 25,000 जमा किया और चौथे साल में उसका 80 लाख का माल जल गया, तो 25,000 अच्छा है कि 80 लाख अच्छा है? तो तुम समझी नहीं, उसने इंश्योरेंस पूरे दुकान, ये लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उसने पूरे दुकान का इंश्योरेंस करवा के रखा है। ठीक है, मान लो दुकान का में अंदर माल है, उसने 80 लाख का इंश्योरेंस करा है, लेकिन उसका पेमेंट जो है मान लो मंथली है, कितना है?
मंथली उसको 20,000 देना है, ठीक। और उससे उसने कितने का सामान कवर करवाया है? 80 लाख। एक साल में 5,000 इंटू 12 करो, 60,000। 5 साल में 3 लाख। उसका माल जल गया चौथे साल में। 3 लाख भरा था, कितना रुपया वापस हो गया? 80 लाख का क्लेम हो गया। हाँ हो सकता है, लेकिन क्या करो, करवाना जरूरी है। नहीं करवाए तो, और कई लोग इसलिए भी नहीं कराते, कौन बेकार है पैसा भरे, फिर जब लग जाता है तो हो गया। इसी को तो वो बोलते हैं ना, वो जो वो नेवर प्रिपेयर फॉर द प्रॉफिट बट ऑलवेज एंटिसिपेट द लॉस। वो था ना अकाउंट्स में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या था वो, जिसमें हमें लॉसेस के बारे में पहले से ही रेडी रहना चाहिए, पर प्रॉफिट तब तक काउंट नहीं करना चाहिए जब तक वो हो ना जाए। और हाँ बस लास्ट बेंच, फायर इंश्योरेंस जब आप लोगे तो आपको किससे किससे प्रोटेक्शन मिलेगा फायर इंश्योरेंस में? नंबर 1, आपको फायर के डैमेज से प्रोटेक्शन मिलेगा। लाइटनिंग, बिजली कड़की, आपके दुकान के ऊपर आग लग गई तो मिलेगा। एक्सप्लोजन, अगर शॉर्ट सर्किट से ब्लास्ट हो गया। एक्चुअल फायर, ये एक्सीडेंटल होना चाहिए, नॉट इंटेंशनल। किसी ने आपके दुकान में आग लगा दी तो क्या उससे क्लेम मिलेगा? ये क्या होना चाहिए? जैसे लाइफ इंश्योरेंस, अगर वो एक्सीडेंट से मर गया तो उसको मिलेगा, लेकिन अगर उसने सुसाइड किया क्या उसको क्लेम मिलेगा? बिकॉज उसने नोइंगली खुद को खत्म किया। सुन रहे हो? मीन्स द एक्सीडेंट शुड बी एक्सीडेंटल, नॉट इंटेंशनल। और एक बात, दंगे हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, दूसरे देश ने आपके देश के ऊपर अटैक कर दिया तो भी उससे फायर इंश्योरेंस कवर होगा। पॉलिसी लेते समय उसका प्रेजेंट होना कंपलसरी है, कुछ भी छुपाना नहीं है। आपको जितना लॉस है उतना ही पैसा मिलेगा। और कॉजा प्रॉक्सिमा, फायर इंश्योरेंस लिए हो, उससे नुकसान होगा तो ही पैसा मिलेगा, किसी और से नुकसान हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। मरीन इंश्योरेंस, मरीन, आज दुनिया का 75% बिजनेस मरीन रूट से होता है। मतलब जो कार्गो शिप्स होते हैं, जो अपने साथ ऑयल, कंटेनर्स, फोन्स, कंप्यूटर्स, कार्स, ये सब लेकर आते हैं। और उतने लंबे सी रूट में जब वो ट्रैवल करते हैं, डर है ना, शिपरेक हो गया, जहाज डूब गया, सी पायरेट्स ने अटैक कर दिया, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। कार्गो इंश्योरेंस, सिर्फ सामान का इंश्योरेंस जो जहाज के कार्गो में रखा है। हल इंश्योरेंस, पूरे जहाज का इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस मतलब पूरे जहाज का इंश्योरेंस। और जनरली इसको कौन लेता है? जहाज का ओनर, जिस कंपनी का वो शिप है। फ्राइट इंश्योरेंस, सामान को लाने ले जाने में कुछ टूट फूट तो हो गई, मान लो 1 लाख अप्लाई फोन ट्रांसफर हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, हो सकता है रास्ते में 10-20 फोन टूट टाट गए। और कॉजा प्रॉक्सिमा, अगर सी पेरिल, जहाज समंदर की वजह से ही नुकसान हुआ है तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस, बेसिक मेडिकल एक्सपेंस, मतलब आपके जितने हॉस्पिटल में एडमिट रहे और डॉक्टर की फीस। मेजर मेडिकल, जैसे आपको कैंसर है या किसी और को कैंसर है, वो लंबे समय के लिए कीमोथेरेपी में हॉस्पिटल में 6 महीना एडमिट रहा, बहुत लंबा खर्चा आया, उसके लिए भी मिल सकता है। लॉन्ग टर्म, बूढ़े लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट है। मेडिकल सप्लीमेंट, सोशल सिक्योरिटी, इलाज कराने जा रहे हैं बूढ़ों का, उसके लिए मोतियाबिंद का इलाज करवा रहे हैं। और डिसेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा आर्मी के लोग लेते हैं। आर्मी वालों को डर है ना, कब उनके हाथ कट जाए, पैर बम से उड़ जाए, तो इसको बोलते हैं डिसेबिलिटी। कम्युनिकेशन सर्विस में नहीं पढ़ा रहा कि बहुत इजी है, डीटीएच क्या है, डायरेक्ट ये क्या है, तो उसको मैं ये कर। अब लेसन नंबर 3 में आ जाइए।
टू बहुत बड़ा है, टू अभी नहीं पढ़ाऊंगा। चलो कीप क्वाइट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सबसे पुरानी गवर्नमेंट फॉर्म की कंपनी, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर समझते हो, सरकारी कंपनी, रेलवे, एनटीपीसी, एसीसीएल, सब किस में आएगा? पब्लिक सेक्टर। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इसका ओल्डेस्ट फॉर्म है, इसका ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। इसके फीचर्स, गवर्नमेंट के कंट्रोल, या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल। दूसरा, ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ये कोई अलग एंटाइटी नहीं। रेलवे इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एसीसीएल इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और इनके लिए सरकार बजट निकालती है हर साल। पहले 2 बजट होते थे, एक एनुअल बजट और एक रेलवे बजट, लेकिन 2015 से दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया है। अब सिर्फ एक ही बजट है, वो है एनुअल बजट। इसका रेवेन्यू, जो भी रेलवे का, एससीएल का इनकम होता है, वो सरकार के ट्रेजरी में, सरकार के खजाने में डिपॉजिट होता है। और ये अपने मिनिस्ट्री के अंडर में रहते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर, है ना। और इनके खिलाफ आप केस कर सकते हो अगर लगता है कि इनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ। जैसे आप वंदे भारत एक्सप्रेस में जा रहे हो, आपको अच्छा खाना नहीं मिल पाया, आप रेलवे के खिलाफ केस कर दो। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो गई, जिसकी वजह से आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, आपकी कंपनी को लॉस हो गया, आप रेलवे के अगेंस्ट केस कर सकते। मेरिट्स, फायदे, इजी टू फॉर्म, इसको फॉर्म करना बहुत इजी होता है। इफेक्टिव कंट्रोल, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसको अच्छे से कंट्रोल करती है। और एक बात सुन लो, एफिशिएंट का मतलब कम बजट में काम करना, इफेक्टिव समय में काम करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, सरकार कोशिश करती है कि अपने फंड का यहां पे पूरा इस्तेमाल, अभी पता है ना बुलेट ट्रेन शुरू होने वाले 2026 से, उसमें 2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो इसके लिए फंड है। कीप क्वाइट, उसके लिए फंड गवर्नमेंट अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है। अकाउंटेबल, जिम्मेदारी, जवाबदारी, इफ देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, कुछ भी गड़बड़ हुई है, द गवर्नमेंट हैज टू बी आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, सरकार को जवाब। और पता है डिक्टेटरशिप में ये नहीं होता। आपका नॉर्थ कोरिया, तुमको लगता है किम जोंग के अगेंस्ट कोई कुछ बोलने जाएगा? मगरमच्छ के सामने फीक मारेगा। लेकिन यहां पे कुछ भी होगा तो सरकार को, मोदी को जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक रेवेन्यू, इसका कमाई किसी मंत्री का नहीं है, किसी मिनिस्टर का नहीं है, किसका है? पब्लिक का। और सीक्रेसी, गवर्नमेंट इसको सीक्रेट रखता है। आर्मी को अभी भी गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज नहीं किया। क्यों? अगर दूसरे देशों को पता चल गया हमारे वेपन्स, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कहां है, तो हमारे देश की सिक्योरिटी किसमें आ जाएगी? डेंजर में। इसीलिए आज भी आर्मी को प्राइवेटाइज, बताओ रेलवे को क्यों नहीं किया प्राइवेटाइज? प्लेटफॉर्म टिकट 150 रुपए हो जाएगा, 150, टिकटें बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट कंपनी का मेन मोटो होता है वेलफेयर, प्राइवेट कंपनी का डीमेरिट्स, नुकसान, इनफ्लेक्सिबल, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इसमें स्ट्रिक्ट रहती है, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ मोटिवेशन, आप सभी जानते हो जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं वो अपने काम को लेकर थोड़े लीनेंट होते हैं, थोड़े लेजी होते हैं, थोड़े लेथार्जिक होते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं होता, उनको लगता है मेरे को तो सैलरी मिलेगा, मिल जाएगा। तो इस वजह से वो अपने काम को लेकर उतने फास्ट, अलर्ट और एजाइल नहीं होते। थर्ड, लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब सोचो मैं रेलवे मिनिस्टर, रेलवे का टॉप का चेयरमैन हूं, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट में शुरू करने वाला हूं, पर जब तक रेलवे मिनिस्टर मेरे फाइल पे साइन नहीं करेगा बजट आएगा। अब मैं गया रेलवे मिनिस्टर के पास, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बोले फालतू भागो भागो, अच्छा प्रोजेक्ट मैं चालू नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज जो रेलवे मिनिस्टर है वो अनएजुकेटेड, मतलब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक मुझे मिनिस्टर का बैकिंग ना। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, इसको चलाते कौन है? गवर्नमेंट वर्कर्स,
जिनको पहले ही काम का बहुत ज्यादा बर्डन होता, आप सभी सुने भी होंगे, स्कूल में एग्जाम होने वाला है, टीचर लोग को भेज देते हैं इलेक्शन ड्यूटी में, टीचर परेशान, मैं इलेक्शन ड्यूटी कराऊं कि एग्जाम कराऊं, ना टीचर ठीक से ड्यूटी करवा पाया ना ठीक से पढ़ा पाया। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर बहुत काम का बर्डन होता है, जिससे वो काम को ठीक से कर नहीं। रेड टैपिज्म बोला था मैं गया कलेक्टर बस, सर ये मैं चालू करना चाहता हूँ बिजनेस, चल साइन कर इस पे, चल अब उसके बाद तहसीलदार के पास, उसके पास गया, वो मेरे को बोला इसके पास जा, ऐसे करते करते मेरे को घुमा रहा, कभी इसका साइन कर, उसका साइन कर, ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट, मेरा मन करेगा बिजनेस करने। उसको क्या बोलते हैं? रेड टैपिज्म। मतलब इंडिया का जो सिस्टम है बहुत स्लो है, यहाँ पे क्विकली रैपिडली काम नहीं है। पब्लिक कॉर्पोरेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है? दिखाएगा बुक लेके आओ इसका, लेकिन प्लस माइनस मैं नहीं करूंगा, बस बुक लेके आओ, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 आइटम्स है, बुक लेके आओ बस। और कहा नहीं तो कॉपी को अपने पास रख, मेरे को लग रहा है डेबिट क्रेडिट भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपने पास रख कॉपी, ले मैच कर। एडजस्टेड परचेज को डेबिट में लिया 150, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में, अब बोलते मेरा आंसर नहीं है, क्या बोला था मैंने? एडजस्टेड परचेज अगर दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आएगा, लिया है डेबिट में, कहां से आंसर आएगा फिर? और डेटर 60,000 डेबिट, ले ही गलत रहा, तेरा आंसर कहां से आएगा? नहीं सर डेबिट में लिखा था, समझ गए तेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? सर अभी ये वाले क्वेश्चन लेके था। इसके बाद पब्लिक कॉर्पोरेशन, ये भी गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन ऐसा समझ लो कि इसके लिए सरकार एक अलग से फंड बनाती, इधर ध्यान, जैसे एयर इंडिया पहले था, लेकिन अब एयर इंडिया टाटा को बेच दिया, प्राइवेटाइज हो गया, तो अभी कौन है? ओएनजीसी, जहां से आपके घर में सिलेंडर आता है, ठीक है ना, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके लिए सरकार को पार्लियामेंट में एक अलग से लॉ बनाना पड़ता है, ये भी सरकार के अंडर में होता है, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसको चलाते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है लिखा, लेकिन अभी तुम देखोगे इसमें भी सरकार अपना इंटरफेयर करता है। इसका मेन काम है सर्विस देना, वो तो पता ही है कितना सर्विस देते हैं, और हर साल इनका अकाउंट ऑडिट होता है। कावे काम कर, इसने जो इसके पहले के भी 2 क्वेश्चंस किए, प्लस माइनस छोड़, इसने दिया डेबिट क्रेडिट ना, वो सही है कि चेक कर, नहीं तो उसको दे, उसको कॉपी दे, पहले उसको कॉपी दे, पहले मेरे को 2 क्वेश्चन देखना है, चेक कर वो सही लिया है कि, टोटल मत करना, बस चेक कर वो डेबिट क्रेडिट सही लिया है। हाँ क्या, प्लीज पे अटेंशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हर साल इनका अकाउंट्स मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है कि कहीं किसी ने कोई फ्रॉड तो, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान जो बड़े स्कैम्स थे, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोल स्कैम, ये सब भारत के अब तक के सबसे फेमस क्या है, विनोद राय ने पता किया था। जब ने गवर्नमेंट का रिकॉर्ड चेक किया, ऑडिट किया, तो उनको पता चला नेताओं ने कितना पैसा खाया। तो कहने का मतलब है क्या है, बार बार रिकॉर्ड, हर साल में एक बार रिकॉर्ड चेक करके देखता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो, एक एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, सॉरी तो फीचर्स था, मेरिट्स, ये सरकारी इंटरफेरेंस से फ्री होते, क्विक डिसीजन, यहाँ पे फैसले जल्दी लिए जाते, इनका मेन मोटो तो पब्लिक की सर्विस करना, वो अलग बातें करते नहीं है। एफिशिएंट स्टाफ, इनके स्टाफ हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब मैंने बताया था कल भी आप लोगों को, क्या होता है प्रोफेशनल, आप अपने काम को लेके ऑनेस्ट रहे। जैसे अगर मैं डॉक्टर हूं और मैं परी, अगर मैं डॉक्टर हूं
और मैं शराब पी के इलाज करने का, क्या ये प्रोफेशनल है? अगर मैं एक पायलट हूं और मैं अपनी एयर होस्टेस से ही अफेयर कर रहा हूं, क्या प्रोफेशनलिज्म है? नहीं। अगर मैं कुक हूं और मैं 5 स्टार होटल में खाना बना रहा हूं और मैं डिसाइड कर लिया कि मैं अभी इस होटल को छोड़ूंगा, किसी भी जगह को छोड़ने से पहले आपको 3 महीने का नोटिस देना होगा कि मैं अब छोड़ने वाला हूं, अब 3 महीने में कोई नया स्टाफ आप ढूंढ लीजिए। आपने बिना बोले तुरंत छोड़ दिया, क्या ये प्रोफेशनलिज्म है? आपने होटल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तो ये होता है प्रोफेशनलिज्म। डीमेरिट्स, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। इनके लिए सिर्फ पेपर में ऑटोनॉमी, रियल में ऑटोनॉमी मतलब सरकार इनमें इंटरफेयर करेगा। मैंने बोला भी था एयर इंडिया इतने सालों से लॉस में है, अभी अभी बिकी है टाटा को, कब से कोशिश कर उसको सेल करने की, लेकिन इंडिया के जो मिनिस्टर्स थे कुछ, वो चाह रहे थे उसको हिंदुजा ब्रदर्स को बेचे लंदन में, जो सबसे अमीर इंडियंस है, ताकि उनको क्या मिले? कमीशन, क्योंकि टाटा तो कुछ कमीशन देगा नहीं। तो इस चक्कर में उसके सेल को रोक के रखा, जिससे एयर इंडिया का लॉस बढ़ता चला गया। अपने फायदे के लिए ये काम करते हैं। लैक ऑफ इनिशिएटिव, इनके वर्कर्स बिल्कुल भी इंटरेस्ट लेकर काम नहीं करते, इनके अंदर काम को लेके कोई पैशन नहीं है। कई बार ऐसा होता है प्लेन जो है वो कैंसिल हो गया, ये अपने पैसेंजर्स को बताते ही पैसेंजर गया एयरपोर्ट, तब उसको पता चला। रिजिड स्ट्रक्चर, ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, तो कई बार ये ठीक से काम नहीं कर पाते। अनफेयर प्रैक्टिस, कभी कभी इलीगल काम, जैसे मैं मंत्री हूं, मैं क्या करूंगा? अपने साले को बिठा दूंगा बोर्ड में और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को दिलवा दूंगा, ताकि मैं और वो मिलकर देश को लूट सके। समझ गए? मतलब अपने फायदे के लिए यहां पे लोग काम करते हैं। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं अपने लोगों को बोर्ड में बिठा लेते हैं, जिससे उनका पावर बना रहे और वो इलीगल तरीके से काम कर सके। गवर्नमेंट कंपनी, वो कंपनी जिसमें 51% हिस्सा गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट कंपनी किसमें बोलेंगे? जिसका 51% किसका होगा? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। और अभी जितने भी कंपनी है, पहले चलता था रूल 1956, अभी हर रूल अपडेट हो गया 2030। कंपनी के जितने भी रूल्स हैं किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? 2030। रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में रजिस्टर्ड होगा? 2013। ओनरशिप, या तो सरकार पूरी मालिक होगी या 51%। मैनेजमेंट, इसको भी कौन चलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कुछ सरकार के होते हैं और कुछ प्राइवेट। जैसे मान लो 51% सरकार का है और 49% प्राइवेट कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा दोनों के होंगे, कुछ गवर्नमेंट के भी होंगे और कुछ प्राइवेट कंपनी के। इनका लीगल एग्जिस्टेंस होता है, इनका अलग नाम होता है। जैसे रेलवे, रेलवे अलग नहीं है, वो सरकारी है, पर गवर्नमेंट कंपनी सरकार वो उसका एक पार्ट है, मतलब इनका अलग से नाम हो। तुमने रेलवे के खिलाफ केस किया, तुमने सरकार के खिलाफ केस किया, लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट कंपनी जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, अगर तुम इसके अगेंस्ट केस कर रहे हो, तुम उसी के अगेंस्ट कर रहे हो, तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं। मिनिस्टेरियल कंट्रोल, ये सरकार के अंडर में होता है, सरकार को लुक आफ्टर करती है। उसका आंसर आ गया छोटे वाले क्वेश्चन में? अच्छा देख रहे हो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, सरकार से ये एक्सपेंस लेके अपने डेवलपमेंट के लिए काम करती है, मतलब ये अपने फंड का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकती है। नया फैक्ट्री डालना, नया मशीन लाना, ये सब कर सकती है। और इनको किसके प्रति जिम्मेदार होना है? पार्लियामेंट के प्रति। ये जिस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। एडवांटेज, ये सरकार इनमें इंटरफेयर कम करता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसके स्टाफ बहुत क्वालिफाइड होते हैं, और कोलैबोरेशन, कई बार ये किसी प्राइवेट कंपनी से कोलैब करती है। मैंने बताया था ना, भारत में भी जितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसमें अडानी के साथ कोलैब कर रहे हैं। बनाएंगे हम, मेंटेन कौन करेगा? अडानी। डीमेरिट्स, फिर वही ऑटोनॉमी और पेपर ओनली। लगता है कि ये फ्री है, पर एक्चुअल में सरकार इसको पूरा कंट्रोल
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मंत्री लोग अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को उसमें बिठाना चाहते हैं बोर्ड में, ताकि उनका घर चलता रहे, उनको घूस मिलती रहे। और यहां पे ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सरकार के चमचे होते हैं, सरकार की बटनी करके आते हैं, तो देश के लिए नहीं, जिस मिनिस्टर की वजह से आए, जैसे मान लो मैंने इसको बिठा दिया, मैं मिनिस्टर हूं, तो देश के लिए नहीं सोचेगा, किसके लिए सोचेगा? मेरे लिए। मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनी जिनका ब्रांच ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है, बट इनका हेड ऑफिस होम कंट्री में, जैसे फेसबुक, मेटा, इंस्टा। और एक बात सुन लो, एक होती है पेरेंट कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी। फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। और ये सब कौन है? उसकी सब्सिडरी कंपनी। जैसे ताज होटल, टाइटन, रागा, ये सब किसका सब्सिडरी कंपनी है? टाटा का। टाटा क्या है? पेरेंट कंपनी। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसका जो मेन कंपनी है क्या है? वो अल्फाबेट। तो ये होता है पेरेंट कंपनी, जो उसका मेन है, उसके ब्रांचेस को क्या बोलेंगे? सब्सिडरी कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी, इन सब का होम ब्रांच कहां पर है? यूएस में, और ये ब्रांचेस ऑल ओवर द अमेरिका में। जो सारी बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस है वो है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया। इंडिया में वो कहां है? बेंगलोर में। बेंगलोर को कहते हैं टेक सिटी ऑफ इंडिया। पहला, जायंट साइज, इनके पास पैसे की, पावर की, फंड की, वर्कर्स की कोई कमी नहीं होती। भाई ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये बड़े बड़े एथलीट्स को साल का 800 से 1000 करोड़ रुपए देती है एडवर्टाइज के लिए। जैसे नाइकी हो गया या एडिडास हो गया, इन लोगों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना लाइफ टाइम वो बना दिया है स्पॉन्सर। मतलब अरबों रुपए एडवर्टाइज के ऊपर खर्च करते हैं, बिकॉज इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। और कभी कभी इनका टर्नओवर किसी किसी कंट्री के जीडीपी से ज्यादा। टाटा का जीडीपी पाकिस्तान को खरीद दे, पाकिस्तान के जीडीपी से टाटा का टर्नओवर ज्यादा है। मतलब कई बार कुछ कंपनीज का जीडीपी, सॉरी टर्नओवर, इनकम किसी किसी देश के जीडीपी से भी ज्यादा। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ये पूरी तरह से ओनर के कंट्रोल में होते हैं। जो कहां से कंट्रोल होता है? हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर्स। एडवांस, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था, कल ही बताया था, जापान या रशिया, रशिया में उन लोग जो है अभी डेड बॉडीज को रख रहे हैं, उसको बर्न, वो बरी नहीं कर रहे। क्रिश्चियन जो रिलीजन होता है उसमें क्या करते हैं? डेड बॉडी को दफना देते हैं। ये लोग रख रहे हैं, क्यों? इन लोग रिसर्च कर रहे हैं कि क्या भविष्य में ऐसी दवाई बनाई जा सकती है जिससे डेड बॉडी रिवाइव हो जाए, जिंदा हो जाए। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कहां से कर रहे हैं? बिकॉज बस ढेर सारा पैसा है। तो इनके पास टेक्नोलॉजी भी है। टेस्ला ड्राइवरलेस का है कि नहीं? मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, दुनिया के हर देश में अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ऑलिगोपॉलिस्टिक पावर, और ये चाहते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में इन्हीं का पावर है। कल मैंने इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। एक तालाब है, उसमें 2 मगरमच्छ है, 2 क्रोकोडाइल। शुरू में इनके पीछे बहुत लड़ाई हुई। कोई शिकार आता था, कभी उनको झपट्टा मारता, कभी एक को मिलता था, एक को नहीं मिलता था। कभी एक ने पूरा शिकार हड़प लिया, दूसरे को मिला ही नहीं, 2 दिन तक वो भूखा है। कभी दूसरा वाला भूखा है, कभी किसी को अच्छा पीस मिला, नहीं मिला। तो इन दोनों ने मीटिंग बुलाई रात में, क्या लड़ाई बंद कर देते हैं, जो भी शिकार आएगा तू कर या मैं कर, बराबर बांट लेंगे, उससे कभी भूखे नहीं सोएंगे, सबको बढ़िया खाने को मिलेगा। हो गया। एक तीसरा मगरमच्छ घुसने को आया, इन दोनों ने उसको मार दिया। क्यों? अगर तीसरा आता, प्रॉफिट बढ़ता है ना। उस शिकार के कितने हिस्से होते? 3, तो इनका हिस्सा कम होता, तो इन लोगों ने उसको घुसने ही नहीं दिया। तो यही करती है। तुम सोचो स्पोर्ट्स कार में कितने कार है इन लोग? फरारी, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लॉरेन और 3-4। बाकी कंपनियों का नाम क्यों नहीं सुन पा रहे हो? बिकॉज ये
अपने अपने बड़े बड़े गवर्नमेंट्स को करोड़ों रुपए देती है ताकि किसी नई कंपनी को आगे बढ़ने ना दे। कितने सालों से दो ही कंपनी सुन रहे, पेप्सी और कोक। क्यों और कोई ग्लोबल ब्रांड नहीं बन पा रहा? क्यों सैमसंग और एप्पल का ही दबदबा है? बिकॉज ये लोग मिनिस्टर्स को बहुत पैसा खिलाते हैं ताकि किसी नई कंपनी को लाइसेंस न दे, और पूरे मार्केट में इन्हीं का अच्छा क्या बोलते हैं इसको, ओलिगोपोलिस्टिक पावर। प्रोडक्ट इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप चला रहे हो ना, देखा भी एक उसमें ब्लू कलर का एक आ गया है AI, क्यों नहीं देखे? पिछले साल 30 सेकंड का डलता था, अभी 1 मिनट का डलने लगा है। तो ये सब अपडेट्स हो रहा है। क्यों? हर बड़ी कंपनी में विंग होती है, R&D विंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं। सोचो ना, आज से 20-25 साल पहले ऐसे स्मार्टफोन होते थे, अभी स्मार्टफोन्स है, और अभी वो क्या बोलते हैं, फोल्डेड फोन्स भी आ रहे हैं। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और फॉरेन कोलैबोरेशन, कहते हैं दुश्मन को हरा ना सको उससे हाथ मिला। आज वर्ल्ड का नंबर 1 फैमिली मेकिंग कार कौन है? मारुति सुजुकी। 1992 में सुजुकी इंडिया आ रहा था, मारुति को पता चल गया मैं इससे कंपीट नहीं कर पाऊंगा, उसने उसको ऑफर किया, आप हमसे हाथ मिला लीजिए। पूरे देश में मारुति के जितने भी प्लांट्स और फैक्ट्री थे, आप वहां पे गाड़ी बनाइए। आपको जमीन नहीं खरीदना पड़ेगा, आपको लैंड नहीं खरीदना पड़ेगा, बस मेरे को अपना पार्टनर बना लीजिए, मेरे को 30% दे दीजिए। अगर उस मारुति से टक्कर लेता, आज मारुति रहता मार्केट में, उसके सुजुकी से हाथ मिला दिया, और आज देखो कोलैब करके वो वर्ल्ड में राज करे। सुजुकी को मारुति के नाम का फायदा मिला, मारुति को सुजुकी की टेक्नोलॉजी का फायदा मिला। क्या बोलते हैं इसको? कोलैबोरेशन। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आजकल सरकार सारा काम किसके थ्रू करती है? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, सरकार जो है अब हैसल में नहीं रहना चाहती, सरकार सब कुछ डीरेगुलेट करना चाहती है। मैं बना दूंगा लेकिन चलाने का जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी। एयरपोर्ट वही किया ना, एयरपोर्ट बनाया गवर्नमेंट ने कोलैब करके कभी पहले, किसको जिम्मेदारी दी थी मेंटेन करने का? अडानी को, तू संभाल। तो इसका फायदा क्या है? सरकार का मेंटेनेंस का खर्चा बच जाएगा, सरकार हैसल से बच जाएगा, और नुकसान क्या है? प्रॉफिट का बड़ा चंक कौन खा जाएगा? प्राइवेट कंपनी। 60 to 70% कौन ले लेगी? प्राइवेट कंपनी। और कुछ नुकसान तोड़ फाड़ हुआ, जिम्मेदारी किसकी? सरकार। मतलब नुकसान होगा तुम भरोगे, मुनाफा प्राइवेट कंपनी ज्यादा खाएगी, और सरकार की भी मजबूरी है, प्राइवेट कंपनी से हाथ मिलाना पड़ेगा। इसका फायदा प्राइवेट कंपनी को क्या है? अगर सरकार से हाथ मिलाते हो तो सरकार आपको डिस्काउंट देती है। कैसे? आप, मैंने सरकार के मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ जुड़ गया, राजस्थान में कुछ समय मेट्रो चालू हो जाए, अब सरकार की नजर में मैं आ गया, अब राजस्थान में मेरे को फैक्ट्री डालनी, मेरे को 10 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में मिल गई, कितना डिस्काउंट मिला? बिजली का बिल जो 10 रुपए पर यूनिट था, मेरे लिए 7 रुपए पर यूनिट। क्या है ये सब मेरे लिए? सब्सिडी। क्यों? क्योंकि मैं सरकार के प्रोजेक्ट के साथ हाथ, सरकार उन प्रोजेक्ट्स को शामिल करती है, इसमें इंक्लूड करती है जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, है ना। ये सब, ये लेसन भी डन। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको लेसन 4 और लेसन 3 कंप्लीट करवा दिया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हैव अ गुड डे।